राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार से जवाब मांगा। भगवान शिव के प्रिय सावन के महीने में शिव भक्तों को बड़ी खुशखबरी मिली है। शिवधाम यानी कैलाश पर्वत पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर। कैलाश पर्वत पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के लिपुलेख में रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे जल्द शुरू कर दिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा पार्टी के कई अन्य नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ, सुखी एवं चिरायु जीवन की कामना की। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12:15 पर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। विपक्षी दल लगातार हिंसा को लेकर चर्चा की मांग करते रहे। इन सबके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार तमाम मामलों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद चलने नहीं देना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। दोनों नेताओं की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अमर्यादित और अपमानजनक आचरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में भाजपा और जनता दल ने दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही से बहिष्कार किया। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगारी दर 3 गुना बढ़ गई है और इस भयावह स्थिति के लिए मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और भाजपा पर निशाना साधा। विपक्षी एकता की बैठक के बाद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के निशाने पर हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से उन पर प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में भारत और श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं की ओर से एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए उनके कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर शुभकामना दी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं और जिस साहस के साथ उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया, मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं राष्ट्रपति विक्रमसिंघे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछला 1 वर्ष श्रीलंका के लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहा है। एक निकटतम मित्र होने के नाते हमेशा की तरह हम इस संकट के काल में भी श्रीलंका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जिस साहस के साथ उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया, इसके लिए मैं श्रीलंका के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, हमारे संबंध हमारी सभ्यताओं की तरह ही प्राचीन भी हैं, व्यापक भी हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन दोनों में भी श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े रहे और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। फ्रेंड्स, आज हमने हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच मैरीटाइम, एयर, एनर्जी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूती देने का। यह विजन है टूरिज्म, पावर, ट्रेड, उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। फ्रेंड्स, हमने तय किया है कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाएगी। इससे दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं खुलेगी। हम भारत और श्रीलंका के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहमत है। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच पैसेंजर फेरी सर्विसेज शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। हमने तय किया है कि दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को कनेक्ट करने के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा एक लैंड ब्रिज की फिजिबिलिटी को भी जांचने का निर्णय लिया गया। आज श्रीलंका में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए हुए समझौते से फिनटेक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, आज हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। 13वें संशोधन का इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करेगी और श्रीलंका के तमिल समुदाय के लिए रिस्पेक्ट और डिग्निटी की जिंदगी सुनिश्चित करेगी। मैं एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि श्रीलंका के लोगों की इस संघर्ष की घड़ी में भारत के लोग उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पैक्स और सीएससी के जुड़ने से पीएम मोदी के सहकारिता को मजबूत करने व डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के दो संकल्प एक साथ पूरे हो रहे हैं। पैक्स में सीएससी की सेवाएं शुरू होने से गरीबों को आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नवीन ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी। इससे हम देश की अधिकतम क्षमता का उपयोग देश के विकास के लिए कर सकेंगे। आज यहाँ पर उपस्थित सभी सीएससी और पैक्स से जुड़े हुए भाइयों और लगभग 20,000 पैक्स ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे सीएससी भी जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज मोदी जी के 2 कार्यक्रमों का एक सुभग समन्वय का मणिकंचन योग। एक, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से गवर्नेंस में से करप्शन को समाप्त कर सुविधाओं को गरीब के घर के दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया था वो सीएससी। और दूसरा, सहकारिता मंत्रालय की रचना कर पैक्स से लेकर एपेक्स तक की पूरी सहकारी यंत्रणा को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 3 टायर सिटी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो संकल्प है, ये दोनों संकल्प आज इकट्ठा होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में भी मोदी जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय का मार्गदर्शन करा। अगर सहकारिता मंत्रालय को मजबूत बनाना है तो इसकी छोटी सी छोटी इकाई को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। इसकी छोटी सी छोटी इकाई पैक्स, जब तक पैक्स मजबूत नहीं होते सहकारिता आंदोलन खड़ा ही नहीं हो। इसलिए हमने तय किया पैक्स को कंप्यूटराइज कर एक बार
पैक्स में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो, जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास हो और उसके साथ साथ पैक्स का आधुनिकीकरण कर क्योंकि सरकार की सभी योजनाओं का डिजिटाइज करने का काम समाप्त हो गया है, उसको पैक्स के साथ जोड़ दिया जाए। और मुझे आनंद है कि सहकारिता मंत्रालय बनने के 20 ही दिन में मोदी जी ने 2500 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को पैक्स को कंप्यूटराइज करने का दिया और 65,000 पैक्स कंप्यूटर। और वहीं से आज जो हम कर रहे हैं पैक्स को सीएससी बनाने का नया कार्यक्रम वो संभव हुआ है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस विथ लास्ट माइल डिलीवरी बट विदाउट करप्शन। इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए सीएससी से बड़ा कोई साधन हो नहीं सकता। मुझे कहते हुए आज आनंद है कि लगभग 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके। मैं सहकारिता मंत्रालय के सचिव यहाँ बैठे हैं, इनके नेतृत्व में जो टीम है हमारी, उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता, क्योंकि मैंने और अश्विनी भाई ने तो एक सैद्धांतिक निर्णय करा कि पैक्स को सीएससी बना पाओगे, मगर इसको जमीन पर उतारना बड़ा कठिन होता है। 2 माह के बहुत कम समय के अंदर 17,176 पैक्स आज ऑन बोर्ड हो चुके, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, लगभग 17,176 पैक्स में से 6,670 ने अपना लेन देन भी चालू कर दिया है और आने वाले समय में सभी के सभी पैक्स इसका लेन देन 1 सप्ताह से 15 दिन के समय के अंदर पूरा करेंगे। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर, एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14,000 युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी। और ये युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। सहकारी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं, हम पारदर्शिता लाएं, दृढ़ संकल्प करें और नई योजनाओं को लेकर लोगों की सेवा का माध्यम बने। अगर ये हम करते हैं तो इस देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज जो सहकारी समितियों में बैठे हैं वो सुधार होने दे। अपने आप को बाजू में रखकर, अपने हितों को बाजू में रखकर आप सुधार को एक बार आने दीजिए। सुधार ही है जो आने वाले दिनों में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा। आज सीएससी बने हुए सभी पैक्स के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भूजल सप्ताह के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जल को हम जीवन के पर्याय मानते हैं, यह सृष्टि के लिए आवश्यक है। उसे बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम से लेकर अन्य कदम उठाने होंगे। सीएम योगी ने कहा कि भूगर्भीय जल के गिरते हुए स्तर और नदियों तालाबों को गंदगी के ढेर में बदलने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि जल की कीमत को हमको समझना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस क्रम का हिस्सा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर नगर हर जनपद में एक अमृत सरोवर बने, यह इसी क्रम का हिस्सा है। भूजल सप्ताह के आज के इस कार्यक्रम में जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया है। आज हम एक दिन पहले इस कार्यक्रम को यहाँ पर औपचारिक समापन कर रहे हैं, लेकिन कल प्रदेश के बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ इसकी औपचारिक समापन होगा। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और भारतीय मनीषा हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, और जीवन इसलिए है जो आज है, जब वह बने रहेगा तो वह हमारे कल को भी सुधार लेगा। और इसलिए जल को हमने जीवन के पर्याय के रूप में मान करके, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए नहीं, जंतु सृष्टि के लिए भी जल आवश्यक है। सृष्टि की भू पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है, और उस पर जागरूकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस जल की इतनी उपयोगिता है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके प्रति भी हम कितने लापरवाह हैं, यह वे आंकड़े बताते हैं। जो भूगर्भीय जल के निरंतर गिरते हुए स्तर, और जहां पे हमारे सामने सरफेस वाटर है भी, नदियां, नाले या तालाब
इन सब को जिस रूप में गंदगी की ढेर में बदल करके या प्रदूषित करने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक बूंद जल का, बरसात का कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने कभी इसके बारे में ईमानदारी से ध्यान दिया होता तो इतनी खराब स्थिति नहीं पैदा होती। हमारी आवश्यकता की 80 से 90% आपूर्ति भूगर्भीय जल से होती है। भूगर्भीय जल का जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खंडों की और जनपदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए। जल की हम आवश्यकता के अनुरूप ही खपत करें। वन ड्रॉप मोर क्रॉप का यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का वही अभियान है। जल की कीमत को हम समझें। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसी क्रम का एक हिस्सा है। चेक डैम का निर्माण करके हम जल, नदियों के या नालों के जल के प्रवाह को रोक करके फिर जल छोड़ते हुए जाएं, उसी क्रम का हिस्सा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले, ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा, ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अन्यथा आप देख रहे होंगे प्रकृति की मार जब पड़ती है तो मार कितनी खतरनाक होती है। आप देख रहे होंगे बरसात की स्थिति, कहीं पे तो बाढ़ आई हुई है और कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे पानी पानी है, लेकिन अगर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे पानी का कहीं अता पता नहीं है। यानी यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत, अंधाधुंध दोहन करने की कीमत। और इसमें साम्यता बनाए रखने का कार्य मनुष्य का होना चाहिए। ईश्वर ने अगर सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य को बनाया है तो एक मनुष्य के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें। भूजल सप्ताह का कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप लें। इसके लिए मैं प्रदेश भर के अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक गण हैं, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन सब के साथ साथ जल योद्धाओं के साथ हर व्यक्ति जल योद्धा बनकर के आने वाली उस त्रासदी से अभी से बचाव के उपाय प्रारंभ करें। और स्वाभाविक रूप से जल के एक एक बूंद हम सबके जीवन को एक नई ऊर्जा का संचार करने में सहायक हो पाएगी। इस विश्वास के साथ भूजल सप्ताह को यहाँ सफल बनाने के साथ साथ इसको वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हम सबको संकल्पित होकर के कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आप कार्यालय में विधायक दुर्गेश पाठक व निगम पार्षद ज्योति गौतम ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विधायक दुर्गेश पाठक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व में किसी कारणवश नारायणा से इंदरपुरी जाने वाला ब्रिज बंद कर दिया गया था और गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत नहीं थी क्योंकि 2 पहिया वाहनों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अब एमसीडी में आप पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने नया ब्रिज बनाने के लिए रेलवे को जगह दे दी है और अब रेलवे जल्द पुल बनाने का काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जनता को इस पुल के बंद किए जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अब इस ब्रिज के बनने के बाद क्षेत्रीय जनता को आवाजाही की दिक्कतों से निजात मिलेगी। वहीं इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने निगम पार्षद ज्योति गौतम से बात की और इस संदर्भ में और अधिक जानने का प्रयास किया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेंद्र नगर बाई इलेक्शन के दौरान एक हमने जनता के साथ वादा किया था कि जब आम आदमी पार्टी का विधायक वहाँ से जीतेंगे तो जितनी भी एजेंसीज़ हैं सारी एजेंसीज़ के साथ मिलकर इंदरपुरी हॉल्ट के पास में जो रेलवे ब्रिज है उस रेलवे ब्रिज पर 2 पहिया गाड़ियों के आगमन की शुरुआत कराएंगे। लगभग 1 साल हो गया वहाँ पर विधायक बने हुए, फिर उसके बाद हमारी एमसीडी में भी सरकार आई, एमसीडी से हमारी वहाँ पे पार्षद ज्योति जी भी जीती
मैं ब्रीफली थोड़ा सा इशू बता देता हूँ आप लोगों को कि इशू क्या था। आप लोगों ने देखा होगा कि एक वहाँ पे ब्रिज है जो नारायणा को इंदरपुरी के साथ जोड़ता है। वो ब्रिज अचानक से क्लोज़ कर दिया गया। उस पर कह दिया गया कि सिर्फ आप पैदल मूव कर सकते हैं, गाड़ियाँ इसके ऊपर से नहीं जा सकती। बड़ा संघर्ष हुआ, लोग कोर्ट भी गए, लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े धरने प्रदर्शन किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो ब्रिज 2 पहिया वाहनों के लिए नहीं शुरुआत हो पाया। उसमें दिक्कत ये थी कि 2 पहिया बनाने के लिए जो स्लोप की ज़रूरत थी उसके लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं थी, पर्याप्त जगह नहीं थी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनी, चूँकि उस ब्रिज के दोनों तरफ एमसीडी की जगह थी और जब तक अगर एमसीडी जगह नहीं देती तब तक वो ब्रिज नहीं बन सकता था। मैं आप सबके सामने ये मेमोरेंडम, ये फाइल की नोटिंग लेके आया हूँ जो कि एमसीडी ने अप्रूव कर दिया है। हमारी दिल्ली के मेयर सैली ओबराय जी ने और जितने भी ऑफिसर्स हैं सब ने इस पूरी फाइल को साइन करके वो जो ज़मीन है वो रेलवे को हम लोग दे देंगे और उसके बाद रेलवे उसके ऊपर एक नया ब्रिज बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू कर देगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बुद्धनगर से, इंदरपुरी से नारायणा की तरफ जाते थे या नारायणा के लोग जो इंदरपुरी आते थे दूसरी तरफ, उनके लिए एक तरीके से पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था और उनको सबको सर्कल लेके 3 से 4-5 किलोमीटर दूरी या तय करके आना पड़ता था। कई बार ऑटो करते थे, कई बार बस करके जाना पड़ता था और एक तरीके से हर एक व्यक्ति के ऊपर 100 से 150 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज हर दिन लगता था। इस ब्रिज के बनने के बाद वो सारा का सारा एक तरीके से जो लोगों को दिक्कत आती थी वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। जब से ये बंद हुआ था तो बहुत समस्या उत्पन्न हो गई थी क्योंकि आवागमन का और कोई साधन बचा नहीं था 2 पहिया का। उसके लिए 5-6 किलोमीटर लोगों को आना पड़ता था घूमकर, तो उससे अननेसेसरी लोगों का बजट भी बिगड़ रहा था क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले लोग थे, जैसे मेड थी, पेपर डालने वाले थे, प्रेस करने वाले थे, तो उनको बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ा। तो ये काफ़ी वर्षों से ये संघर्ष चल रहा था। जब हमारे यहाँ उपचुनाव थे तो दुर्गेश जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके आगे सब ने यही समस्या रखी थी कि हम आपको जिताएंगे और आप इस पुल को खुलवा दें 2 पहिया वाहन के लिए। तो 1 साल के भीतर ही उन्होंने आज इस पुल को खुलवाने का, बल्कि एक तरह से नया निर्माण करवा रहे हैं वो, क्योंकि ये पुल उस हालत में भी नहीं था कि मतलब इसको रिपेयरिंग किया जा सके। तो अब ये पूरा नया पुल उनको समर्पित किया जाएगा बहुत जल्द ही। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ अपने विधायक का कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वो अपने काम के प्रति इतने डेडिकेटेड रहे कि उन्होंने विदिन एक वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर ये काम अपना करना शुरू करवा दिया। सभी निवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया उन्होंने आपके उस वोट का आपको रिटर्न दिया है, एक तरह से लाभ दिया है कि आपका वोट वो वेस्ट नहीं गया और आपने जो मांगा था वो अब आपको वो मिल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय राजनीति की लड़ाई सत्य की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं जनता के मुद्दों पर बात करने आई हूँ। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, घोटालों का मुद्दा उठाया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं को चुनाव में जनता के मुद्दे पर बात करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने उन वादों को दोहराया जिन्हें सरकार बनने के बाद कांग्रेस पूरा करेगी। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। जब मैं कहती हूँ कि कांग्रेस गारंटी देगी तो मैं इस आधार पर कहती हूँ कि हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ वहाँ हमने जो गारंटी दी वो निभाई जा रही हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ पुरानी पेंशन आज लागू है, क्योंकि हम आपका आदर करते हैं,
हम समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो दिन रात सालों के लिए सेवा करता है, उसके लिए बुढ़ापे में भी सहारा होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक घोषणा ये है, गारंटी, कि पुरानी पेंशन यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी, और 200 यूनिट पर बिजली बिल आधी की जाएगी। जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था, वो नई सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी। तो इस बार मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रचंड बदलाव की लहर है, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कांग्रेस को जिताइए। एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके, जो 5 सालों के लिए दिन रात आपके लिए काम करे और आपके ही भविष्य को मजबूत बनाए। एक ऐसी राजनीति लाइए अपने प्रदेश में जो आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शक्कर पेच लिंक संयुक्त परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 4400 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली शक्कर पेच लिंक संयुक्त परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से नरसिंहपुर जिले के 197 गांव, छिंदवाड़ा के 95 गांवों में तथा गाडरवारा के आसपास के 179 गांव के खेतों में पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जनता की जिंदगी बदलने निकला हूं और जिंदगी को बदल कर ही मानूंगा। आज किसान भाइयों 4400 करोड़ रुपए से ज्यादा की हमारी शक्कर संयुक्त ये परियोजना है, शक्कर पैच, आज इसका भूमि पूजन हुआ है। 4434 करोड़ 2 लाख रुपया, और इसके पहले चिंकी बोरास की सिंचाई योजना 5900 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है। ये 6 और 4 10,000 सवा 10,000 करोड़ केवल इसी साल किसान भाइयों आपके भाई ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किए हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इससे नरसिंहपुर जिले के 197 गांव में सिंचाई होगी, छिंदवाड़ा के 95 गांव में सिंचाई होगी, गाडरवारा के आसपास के 189 गांव खेतों में पानी पहुंचेगा और आपके सूखे खेतों की प्यास बुझेगी। गाडरवाड़ा और नरसिंहपुर वालों, हम मेहनती हैं, मेहनत में हम पीछे नहीं है। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मुझे पता है नरसिंहपुर पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। मैं इस योजना को आपको समर्पित करता हूं। आज गाडरवाड़ा आया हूं, तो गाडरवाड़ा में यहाँ की जरूरत के मुताबिक 300 बिस्तर का शानदार अस्पताल बनाया जाएगा। एक तो यहां सबसे जरूरी अस्पताल, उसकी मैंने घोषणा की है। एक शासकीय हाई स्कूल, बर्मान की बात की है उन्नयन की, वो भी उन्नयन करने का काम करेंगे। चीचली साली चौका, मणेसुर, चावरपाटा में खुल्ली से देवगांव, ये कुछ रोड आपने कहे हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं, उनको भी विकास के लिए उनसे चर्चा करके मैं आज राशि देने का इंतजाम करूंगा, ताकि शहरों का अपने अपने शहर का ढंग से विकास कर सके। और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनों, तुम्हारा मानदेय बढ़ाए, जो सहायिका है उसको भी 750 नहीं 1500 रुपया उसका भी बढ़ाया जाएगा। अतिथि शिक्षकों और आशा बहनों, अब तुम्हें भी बुलाने वाला हूं, चिंता मत करना, इस बार जिंदगी बदलूंगा सबकी। उसके लिए मैं निरंतर अभियान चला रहा हूं, कोई ना छूटे। जो खाने का सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से किसी को सड़क पे नहीं रहने दूंगा। हर एक की जिंदगी बेहतर हो जाए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा, प्राण प्रण से करेगा। जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी बेहतरी का भी ध्यान रखते हुए अपनी सरकार आगे बढ़ेगी।
एक बार फिर मेरे साथ बोलो, भारत माता की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।